ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हमेशा साइंस या फिलॉसफी से तर्क दिए जाते हैं। आज हम साइंस और फिलॉसफी के इतिहास और कार्यक्षेत्र को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर के वजूद को विज्ञान की बुनियाद पर समझने से पहले नास्तिकों को साइंस की हिस्ट्री, स्कोप और लिमिटेशंस को जान लेना चाहिए। चीजों को स्पेशलाइजेशन के तौर पर समझना तो मॉडर्न दौर में जाके शुरू हुआ है, जबकि आज से 2500 साल पहले नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सीमित थी। क्योंकि तब पॉपुलेशन बहुत कम थी और दुनिया ग्लोबलाइज नहीं थी, इसलिए उस वक्त अमीर वर्ग या एरिस्टोक्रेट क्लास ही साइंस, फिलॉसफी या आर्ट्स के क्षेत्र में जाने की हैसियत रखते थे, और अक्सर एक ही व्यक्ति कई फील्ड्स में माहिर होता था। जैसे फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट्स। यह वही समय था जब कई महान विचारक सामने आए, खासकर यूनान और भारत में, जैसे पाइथागोरस, आर्किमिडीज, एरिस्टोटल, आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि। ऐसे विद्वानों ने एग्जिस्टेंस और नेचर का एक साथ अध्ययन करना शुरू किया। तब साइंस और फिलॉसफी अलग अलग फील्ड्स नहीं थी, बल्कि साइंस फिलॉसफी का ही हिस्सा थी। तब फिलॉसफी एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करती थी और साइंस नेचर को समझने की। इसीलिए तब साइंस को नेचुरल फिलॉसफी पुकारा जाता था। मगर धीरे धीरे समय के साथ ये साफ हो गया कि नेचुरल फिनोमिना के बारे में उठने वाले सवालों के जवाब देने के लिए तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वाकई कारगर थे, मगर रियलिटी या मीनिंग या पर्पस के बारे में उठने वाले अल्टीमेट सवालों के जवाब देने के लिए साइंस काफी नहीं थी। खैर, नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे साइंस और फिलॉसफी अलग होने शुरू हुए। साइंस ने फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार की एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जो ऑब्जर्वेशन, सेंसरी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स से हासिल होता है, जबकि फिलॉसफी ने मेटाफिजिकल सवालों जैसे एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के अल्टीमेट पर्पस या कॉजेस को समझने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जो लॉजिक, रीजनिंग, डिलिबरेशन से हासिल होता है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, इसलिए मेटाफिजिक्स का मतलब है वो ज्ञान जो फिजिक्स से परे या दूर है। साइंस और फिलॉसफी का असल अलगाव 15वीं सदी में शुरू हुए रेनेसांस पीरियड और फिर आए साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ शुरू हुआ। इसी समय में कोपर्निकस, डेकार्ट और न्यूटन जैसे महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए। आज उसी नेचुरल फिलॉसफी को नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है, और अल्टीमेट पर्पस को समझने के ज्ञान को फिलॉसफी के अंतर्गत टेलियोलॉजी नाम दिया गया है। फिलॉसफी उन सवालों का जवाब देती है जो साइंस के दायरे से बाहर है, इसलिए क्वेश्चंस ऑफ पर्पस विज्ञान के दायरे से बाहर है, और वो थियोलॉजी, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। विज्ञान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और मैटर की स्टडी करता है, जैसे कि चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं, किन कारणों से होती है। पर विज्ञान इसका जवाब नहीं देता कि वो चीजें क्यों हैं। अल्टीमेट वाई का मतलब है कि यूनिवर्स और लाइफ के अल्टीमेट पर्पस या मीनिंग क्या है। आज तक साइंस द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की जांच नहीं करी जा सकी है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके सिर्फ ऑब्जर्वेबल या टेस्टेबल इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स तक ही महदूद हैं। ईश्वर को फिजिक्स के इन तरीकों से देखा, मापा या परखा नहीं जा सकता। नतीजतन साइंस न तो खुदा को साबित करती है और न ही खुदा का इनकार करती है। खुदा के बारे में साइंस न्यूट्रल है, हालांकि कोई भी साइंटिस्ट खुदा का इनकार करने की जाती राय रख सकता है, मगर साइंटिस्ट्स के ऐसे पर्सनल ओपिनियंस को साइंटिफिक थॉट्स नहीं कहा जाना चाहिए। असल में खुदा के बनाए लॉज ऑफ नेचर जो हमने खोज लिए हैं वही साइंस है, और बहुत से कानून हम भविष्य में खोजेंगे। साइंस यूनिवर्स को जानने का एक तरीका है जो अपने हकाइक के जरिए खुदा तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए आज गहरी रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं कि यह यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। जैसे हम बाहर की दुनिया का मुआयना करते हैं कि कब, कैसे, क्यों चीजें बनी है, ऐसे ही जब इंसान अपने वजूद को समझने की कोशिश करता है तो वो जान जाता है कि वो भी बना हुआ है। इंसान इस यूनिवर्स में जर्रा बराबर और बेबस मखलूक है, मगर फिर भी बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब हम इंसान द्वारा करी जा रही अंतिम सत्य की खोज का इतिहास और वर्तमान जानने की कोशिश करते हैं। इंसान में सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस, रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एस्थेटिक सेंस जैसे गुण हैं। इसलिए शुरुआत से ही तमाम इंसान अपने वजूद के सिलसिले में दो अप्रोचेस अपनाता आया है। पहली अप्रोच में इंसान इस कायनात, जिंदगी और सत्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करते रहे हैं, और दूसरी अप्रोच में इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए या ऐशो आराम हासिल करने की जद्दोजहद में ही लगे रहे हैं। ये कायनात और जीवन क्यों मौजूद है, इस पर भी पारंपरिक रूप से दो तरीकों से ही विचार किया जाता रहा है। पहला विचार ये रहा है कि इस कायनात का कोई खालिक है। दूसरा विचार ये रहा है कि ये कायनात कुदरती तौर पर अपने आप बनी हुई है और खुद ही अपने आप की खालिक है।
इनके अलावा तीसरी कोई भी व्याख्या नजर नहीं आती है। कायनात के बने हुए होने से कोई इनकार नहीं करता है। आज तक किसी साइंटिस्ट ने इसका इनकार ही नहीं किया कि कुदरत खालिक नहीं है। नास्तिक कहते हैं कि कायनात ने ही खुद को बनाया है। आस्तिक कहते हैं कि कायनात को भी बनाने वाला मौजूद है। कायनात और इंसान दोनों के पास गैर मामूली ताकत और सलाहियत है, मगर फिर भी वो अपने आप की अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, जैसे कि उनका वजूद क्यों है। इस सवाल या क्यों को जानने के लिए ही मानव इतिहास में 3 तरीके उभरकर सामने आए हैं। पहला तरीका है कि इस सवाल का जवाब इंसानी अकल के जरिए हासिल किया जाएगा। इससे साइंस और फिलॉसफी वजूद में आए। इसमें तजुर्बे और सोच विचार जरिया बनते हैं। क्योंकि साइंस पहले ही फिलॉसफी से अपने रास्ते अलग कर चुकी है और आमतौर पर लोगों को इस अलगाव की जानकारी नहीं होती है, इसलिए इस सवाल पर अब बॉल कभी साइंस के पाले में जाती है और कभी फिलॉसफी के। दूसरा तरीका है कि इस सवाल का जवाब अपने बातिन या अंदर से लिया जाएगा, यानी इनर सेल्फ से। इससे मिस्टिसिज्म, तसव्वुफ या सूफीवाद की पैदाइश हुई। इसमें बाहरी दुनिया की बजाय अपने अंदर झांका जाता है। ये तरीका भारत में चारवाक, बुद्ध और महावीर के वक्त में मकबूलियत पाते हुए यूनानी, चीनी और जापानी मिस्टिसिज्म का सफर तय करते हुए मुस्लिम वर्ल्ड में सूफीइज्म की शक्ल में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। तीसरा और आखिरी तरीका है कि इस सवाल का जवाब खुद वजूद बनाने वाले से ही पूछ लिया जाए। यही से खुदा, मजहब, रिसालत और किताब का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका एक मैनुअल तैयार किया जाता है और डेमो देने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को एग्जीबिशन में खड़ा कर दिया जाता है, उसी तरह खुदा के प्रोडक्ट मजहब के लिए किताब एक मैनुअल का काम करती है और पैगंबर एक एग्जीबिशन रिप्रेजेंटेटिव का। अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन या इस क्यों सवाल का जवाब पाने के लिए यही सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि आमतौर पर जिंदगी की जद्दोजहद में मुब्तिला ज्यादातर आम इंसानों को पहले 2 तरीकों से न तो कोई खास वास्ता होता है और न उन रास्तों पर जाने के लिए वक्त या रुचि। खल्क के लिए कौन सा तरीका सबसे आसान और कारगर होगा, ये खालिक ही तय कर सकता है।